व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के व्यूवर्स और सब्सक्राइबर की खिदमत में फैसल मोहम्मद का सलाम अर्ज़ है। लाहौर हाई कोर्ट ने आज इमरान ख़ान की जो तकरीर पर पाबंदी थी उसको ख़त्म कर दिया है और फुल बेंच बनाने की तरफ वो भेज दिया है कि फ़ैसला वो करें, देखें इस मामले को। मैं समझता हूँ कि बेहतरीन फ़ैसला है और उसकी वजह यह है कि अब जब के इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है पंजाब असम्बली का और दूसरी जमातों ने जब अपनी एक कैंपेन शुरू की है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर पर की तकरीर पर पाबंदी लगाना जो है ना वो नामुनासिब होगा। और अच्छी बात है, बहुत अच्छा फ़ैसला हुआ है। इसकी हम फिर उसी बात को दोहराएंगे कि एक अच्छा जेस्चर है कि कुछ अदलिया के कुछ लोग जो हैं या कुछ जजेस जो हैं, जो कुछ काजी जो हैं, वो इंसाफ के हवाले से फ़ैसले कर रहे हैं, क़तई नज़र इसके कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत जो कुछ कर रही है वो आपको नज़र ही आ रहा है। अच्छा, दूसरा एक आसिम मुनीर का दौरा गवादर आज हुआ है और उन्होंने वहाँ पर सारे मामलात का जायज़ा लिया। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर उन्हें सैर हासिल गुफ्तगू भी की और सारे मामलात को देखा। और आपको पता है कि जो हालात वहाँ पर चल रहे हैं इस वक्त मुसलसल, ये जो बलूचिस्तान में और वहाँ पर जो दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं, जिसको कि राव की और टीटीपी की सरपरस्ती है, मतलब उनकी फैसिलिटेटर जो हैं, ज़ाहिर फॉरेन एलिमेंट हैं और जो उनके अंदर जो हैं वहाँ पे लोग बलूचिस्तान में जो क्या कहते हैं सेपरेटिस्ट हैं और या जो अलहदगी पसंद अनासिर हैं वो उनको करते हैं। और अभी आपने देखा भी होगा कि जो गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें हमारे ग़ालिबन शायद 9 ग़ालिबन अगर मुझे गलती पे नहीं हूँ तो 9 पुलिस वाले शायद उसमें हमारे शहीद हुए और कुछ लोग उसमें ज़ख्मी भी हुए और उसकी ज़िम्मेदारी भी जो दाइश ने कर ली है। तो दाइश भी वहाँ पर मौजूद है, दूसरे और अनासर भी मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर आसिम मुनीर का गवादर में जाना और वहाँ पे सारे सूरत हाल का जायज़ा लेना बहुत अहम है, क्योंकि ये हम आपको इसी चैनल से बता चुके हैं कि टीटीपी का और जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासर हैं उनका कुछ इलाकों जो है, मतलब अनासर उनकी एक ये सोच थी कि गवादर के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो सी पैक है और चाइना और पाकिस्तान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कहीं वो हमला करना चाहते थे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है और एक बहुत अच्छा मतलब इसका एक तासुर आएगा, हौसला मिलेगा बलूचिस्तान के अवाम को, जो वहाँ पर हमारे जो फ़ौजी जवान हैं उनको हौसला मिलेगा। और उसके अलावा ये कि चीन को भी कम अज़ कम, जो जिस तरह के मैंने आप बताया कि अमेरिका जो कोशिश कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए और चीन को दूर करने के लिए, जो अमेरिका जो वेस्ट की जो कोशिशें हैं वो उस पर भी बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। तो एक तो ये चीज़ है, तो मैं समझता हूँ उसको एक मेरे नज़दीक जो है एक बहुत अच्छा बहुत बर वक्त दौरा था ये हमारे चीफ का वहाँ पे। अच्छा, इसी दौरान आपने देखा होगा कि एक तो सिर्फ ये मामला चल रहे, दूसरे नैब की कमेटी का मैंने आपको बताया था कि वो दुबई गई है। अच्छा, दुबई जाके उन्होंने जनाब वहाँ से कुछ लोगों से मुलाकात। अब ये नैब का जो चक्कर चल रहा है ना, ये तो मतलब हुकूमत, देखिए एक तरफ तो आप देखें कि आर्मी चीफ अपना मुल्क के हवाले से जो भी काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है ना बिल्कुल कहीं अलहदा नज़र आ रही है। हुकूमत से मुराद मेरी है जो PDM जो है, और उसके अंदर आप मुस्लिम लीग नवाज़ को ज़्यादा अहमियत दें क्योंकि इन्हीं की हुकूमत है। तो वो जो है अभी उनका जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है ना उनका भी मतलब वो भी प्यास उनकी बुझी नहीं है। कल ये जो तब कुछ तमाशा हुआ है आपको पता है, उसमें एक बेचारा उनका कारकुन जान से भी चला गया और सारा दिन जो तूफ़ान बदतमीज़ी हुई और आपने देखा क्या हाल हुआ उसका, तो वो मैं बताता हूँ आपको आगे। लेकिन जो कहने का मकसद ये है कि जो ये इस काम पर लगे हुए हैं और इन्होंने नैब की कमेटी को दुबई भेजा। तो जो मैंने आपको बताया, दुबई जो गई थी वहाँ पे उन्होंने जाकर कुछ अपने लोगों से, कुछ दुबई के लोगों से, कुछ सरकारी तौर पर, ज़ाहिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आपको पता बड़े मामलात होते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने शायद जो मुझे पता लगा है वो ये है कि उन्होंने कुछ वहाँ पर कुछ रसीदें वगैरह जो होते हैं रिसिट्स वो कुछ हासिल की हैं और वो वहाँ से कुछ स्टेटमेंट लिए हैं कुछ लोगों के। उनका कहना है कि ना वो जो घड़ी थी और जो कुछ उन्होंने यहाँ से तोशाखाना से जो इमरान खान ने बेचा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा कीमती था और बड़ा, वो कहते हैं कि बड़ा यूनिक मतलब थी और बड़ी तारीख़ी वो एक घड़ी थी, कीमती घड़ी थी। और वो कहते हैं कि उसकी उन्होंने वहाँ से ज़ाहिर से अरब से ही आई थी, तो एक उन्होंने कीमत उसकी लाई है कि तकरीबन $22 करोड़। अब बताइए 22 करोड़ रुपया
तो अब मुझे बताएं कि 22 करोड़ की घड़ी जो है मेरी समझ से तो बाहर है। खैर बहरहाल क्या पता होगी, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो मुझे बताया गया कि वहाँ से वो तखमीना लगा के लेकर आएँ और वो तोशा खाना के अंदर ये बताना चाहेंगे कि भाई ये 22 करोड़ की जो घड़ी थी वो इमरान खान साहब ने सिर्फ चंद लाख में या चंद हज़ारों में ले ली। तो देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसके अंदर अगर ये बात अगर आती है तो यहाँ भी इमरान खान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मुझे ये उस चीज़ का पता है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वहाँ पे इनका एक बोर्ड होता है, बोर्ड जो है वहाँ पे उसको कोटेशन लेता है चीज़ों की। जो तोशा खाना से अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं वो 6 या 7 कोटेशन लेता है, और जो कोटेशन आता है सबसे हाईएस्ट उसके बता देता है जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ये इतने का कोटेशन या हमारे पास ये लगा है और ये मिसाल की कीमत है। नहीं एक चीज़ है 10 लाख से लगी और करते करते वो 14 लाख की, तो कहेंगे जनाब ये आखिरी कोटेशन जो 14 लाख की आई है, इससे ऊपर कोई नहीं है। तो फिर ये वज़ीर आज़म साहब 14 लाख रुपए दे के या जो भी है वो लेना चाहते हैं वो ले लें। तो अगर इसके अंदर, अगर मुझे नहीं पता वो 22 करोड़ की थी या 20 करोड़ की, मैंने तो देखी नहीं, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर अगर वो 22 करोड़ की थी भी फॉर एग्जांपल, तो जहां से जिन लोगों से फिर वो बनवाए गए कोटेशन लिए गए या जो वो बोर्ड था वहां पे, क्योंकि वो एक आदमी तो नहीं 2-3 लोग होते हैं बोर्ड, उनका बोर्ड का चेयरमैन भी होता है, वो एग्जीक्यूटिव भी होता है, वैल्यूएशन भी करने वाले होते हैं, तो फिर ये वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने फिर या तो गड़बड़ की, उन्होंने किसी से कमीशन खाया। बुनियादी तौर पर इसमें कहीं भी इमरान खान साहब की मैं समझता हूँ यहाँ पकड़ नहीं होगी, एक उन्होंने कोशिश की है बड़ी, लेकिन इसमें भी मैं समझता हूँ कि इमरान खान की पकड़ शायद मुश्किल हो। अच्छा अब ये सारा मामला ये जो कर रहे हैं ना, ये तो देखिए मैं साफ बात बता रहा हूँ कि ये जो इमरान को इक़्तिदार में लाने से ये रोक रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अब जो कुछ भी कहते रहे मैं तो अपने तौर पे आपको सारी बातें बताता रहा हूँ कि अमेरिका को जो है ना वो इमरान को नहीं लाना चाहता। इमरान को अमेरिका कब लाने पे राज़ी होगा? अगर इमरान खान साहब 3 चीज़ों की अमेरिका को इजाज़त दे दें। पहली तो इजाज़त दे दें कि जी पाकिस्तान के अंदर उनको खुली इजाज़त होगी कि उनके यहाँ मिलिट्री ट्रुप्स जो है वो यहाँ पर आएंगे और अफगान बॉर्डर को और दूसरे तमाम बॉर्डर्स के ऊपर वो जाएंगे, कंट्रोल करेंगे, पूरे अफगानिस्तान से यहाँ पर हमले करेंगे। ये मैं समझता हूँ इमरान खान कभी करने नहीं देगा। दूसरा वो ये चाहते हैं कि क्या कहते हैं अमेरिका को और जो है सारे मामलात के अंदर पाकिस्तान के अंदर वैसे ही अमेरिका की कहने पर चल रहा है और जो दूसरे मामलात हैं उसके अंदर भी हमें वो किया जाए, मतलब अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर इंटरफेयर की इजाज़त दी जाए। और नंबर 3 ये है कि जो चीन को वो कंटेन करना चाहता है उसके अंदर भी पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं वो अमेरिका का साथी बने। और ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं समझता कि इमरान खान जो है इस चीज़ की कभी इजाज़त देगा। हाँ ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये जो सेटअप है, इससे आप तवक्को कर सकते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूँ, मतलब ये मैं खुद तज्जिया नहीं दे रहा, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये सेटअप कर सकता है और ये सेटअप कर रहा है। ये जो पसे पर्दा इमरान खान के पीछे लगा के सारे जो कुछ आप सूरत हाल देख रहे हैं, पसे पर्दा बहुत सारे मामला हो रहे हैं। तो ये अक्सर में बुनियादी तौर पर ये इमरान खान को समझना होगा कि मैं जो एक बात कह रहा हूँ कि असल में जो इमरान खान के पास जो इस वक्त माशाल्लाह अच्छे लोग हैं इमरान खान के पास, कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं उनको ये सोचना चाहिएगा कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए इस वक्त 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ आपको पता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट दुनिया में हर जगह होती है। मैं बार बार कहता हूँ लोग असल में नहीं समझते, खैर लोगों को इतना पता भी नहीं होता। हर बात तो मतलब सियासत के या इंटरनेशनल इशूज़ को या रियासती अमूर को नहीं समझता, वो जनरल एक बात है, लोग नहीं समझते, लेकिन कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा होता है। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन है उस हवाले से यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो मामलात हैं, जिस तरीके से हमारा ईरान का, भारत का और अफगानिस्तान का जो सारा एक नेक्सस हमारे खिलाफ है, यहाँ पे हमारे उसके अंदर हर सूरत में बहुत इस्टेब्लिशमेंट ज़रूरी है। हाँ अब ये तय करना है कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार कितना होगा, ये एक अलहदा बात है, उसको फिलहाल आप अलहदा कर दें। लेकिन ये है कि इमरान खान को आने के लिए हर सूरत में अवाम की हिमायत वो तो 100% उसके हो, लेकिन साथ में उसको इस्टेब्लिशमेंट की भी हिमायत की ज़रूरत होगी। क्योंकि अगर इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी होती है और साथ में आवाम होती है तो फिर आप अमेरिका के असर को यहाँ पे रोक सकते हैं। ये इमरान खान जो बात कह रहे हैं ना कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं भी कहता हूँ इमरान खान को कोई ज़रूरत नहीं एस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन अमेरिकन इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए उनको एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत होगी। क्योंकि जब अगर एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ नहीं होगी तो फिर यह है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस को रोकना यहाँ पर बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट, अवाम और इमरान, ये जब 2 चीज़ें आ जाएंगी ना, साथ 2-3 मिल जाएंगे सिरे, तो फिर जाके ये है कि इमरान खान साहब जो आगे मामला को चला सकते हैं। और आप देखें ये जो IMF का होना था, आज IMF देखा अभी माहिदा नहीं हुआ, वो क्या वजूहात है? वो वजूहात ये हुई, ये जो 2 दिन से तमाशा लाहौर के अंदर लगवाया है इन्होंने, इनका तो बुनियादी तौर पर कल मकसद यही था
कि इनको अरेस्ट कर लिया जाए। बिल्कुल मैं सही बताऊँ, मैंने रात को भी एक छोटा सा वीलॉग करके आपको बताया था। इनका मकसद था रात को इमरान खान को अरेस्ट करने का, और ये भी था कि अगर कुछ 2-4 अगर 10-15-20 लोग मर जाएँ तो मर भी जाए, कोई परवाह नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ ने इनको ऑर्डर कर दिया था कि हर सूरत के अंदर हुकूमत अपनी रिट कायम करे। और इसको कौन डील कर रहा था, सारी तमाम इस ऑपरेशन को वो करनी थी मरियम नवाज साहब, यानी जाती उम्रा से कंट्रोलर था। लेकिन शहबाज शरीफ को कहीं से कॉल आई है, मैं नहीं बताऊंगा उनको, उन्होंने कहा कि जनाब देखिए आप ये जो कुछ कर रहे हैं, हमने आपको पहले भी कहा है कि अगर आपने कानूनी तौर पर सही तरीके से गिरफ्तार करना है आप करें, लेकिन अगर आपने कोई मुल्क के अंदर अगर कोई गड़बड़ की तो हो सकता है आज रात को सुबह से पहले पहले जो ना फिर मेरे हमवतनों अस्सलाम वालेकुम हो जाए। तो फिर फौरी तौर पर शहबाज शरीफ का सुने रात ही को तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब इनका को रब्ता हुआ मियाँ साहब से, बड़े मियाँ साहब से, और उन्होंने कहा कि जनाब हालात यहाँ ख़राब हो जाएंगे, और फिर अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई गड़बड़ हो गई और अगर वो सानिहा मॉडल टाउन जैसा कोई भी वाक़या हो गया, वैसे एक बंदा शहीद हो गया, तो कहना वो हमारा जो ना फिर दोबारा मुस्लिम लीग पर एक और स्टिग्मा जो है ना नवाज के ऊपर लग जाएगा, क्योंकि एक स्टिग्मा तो लगा है ना एक बदनुमा दाग मॉडल टाउन की शक्ल के अंदर, तो वो भी अभी तक सारी ज़िंदगी के लिए उनका एक और मसला बन जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बेहतर है कि इस मामले को फिलहाल यहाँ रोक दिया जाए और देखते हैं कि इसी तरह कोई चूहे बिल्ली का खेल बना के इमरान खान को दोबारा कहीं अरेस्ट किया जाए। तो ये एक सिलसिला बहरहाल ये कर रहे हैं। तो ये तमाम सूरत हाल देख कर ना ये सारी चीज़ें मॉनिटर, मैंने आपको ना कि मॉनिटर होती हैं, ये जो टीवी वगैरह पे खबरें आती हैं कोई चीज़ नहीं, सारे जो पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हैं वहाँ पे अपना एम्बेसडर्स वगैरह और जो आपके सफारत खाने वो तमाम चीज़ें मॉनिटर करते हैं। तो यहाँ से सारी खबरें जा रही थी, उन्होंने कहा जनाब हालात जो है फिर गड़बड़ हो सकते हैं, और वो ऐसा ना हो कि फिर अगर कोई रात बरात अगर बड़ा ऑपरेशन हो जाए, इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करें तो टॉपल शॉपल हो जाए फिर दोबारा, तो उन्होंने कहा 2-4 दिन और आगे जाओ। तो वो 2-4 दिन IMF जो और आगे चला गया, तो उसकी वजह से भी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मतलब तशवीश पाई जाती है। और मैंने आपको कल बात कही थी कि तमाम सूरत हाल के पस मंज़र भी मैंने आपको कहा था कि पस पर्दा बातचीत चल रही है, और पस पर्दा बातचीत अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है अभी भी, जैसे मैंने कहा था कि कुछ में तलखी कुछ कम होगी, और तलखी कम करना पड़ेगी। आप देखें आज इलेक्शन कमीशन के साथ उनकी बातचीत हुई है, PTI के मेम्बरान भी गए हैं और बड़ी अच्छी बातचीत हुई है, और उन्होंने इनकी बातों को सुना भी, और वहाँ पर उन्होंने सारे मामलात बताए कि किस तरीके से बिल्कुल गलत बात की ना उन्होंने, हुकूमत ने जो कुछ किया वो बिल्कुल गलत किया। अब मैं यहाँ आपको बता दूँ कि हुकूमत इस वक्त जो है बहुत सख्त नाराज़ है। यानी कौन नाराज़ है हुकूमत की, जब मैं बात करता हूँ तो आप समझ लें कि इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ को जरा आप न्यूट्रल कर दें पीछे से, क्योंकि शहबाज शरीफ इसमें बेबस हुई है। मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, इस वक्त जो अगर कोई हुकूमत में सारे मामला चला रहे हैं तो वो हैं बराह रास्त नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान साहब। इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह इलेक्शन को रोका जाए, इसीलिए वो जो है KPK के जो गवर्नर हैं उनको उन्होंने जोर दिया हुआ है कि वो अभी तक जनाब ये जो इलेक्शन का जो है जो ऐलान हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको जिस तरह भी हो सकता है उसको लेंथी करें और टेक्निकल इश्यूज बना के इसको आगे लेके जाएं, और वो दबाव भी डाल रहे हैं। और इसी तरह पीछे कुछ मरियम नवाज़ की, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनकी कोशिश ये है, आपने देखा भी कि अदलिया के ख़िलाफ़ जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है, तो इनका कुछ ख्याल ये है कि अदलिया के ख़िलाफ़ कुछ वीडियोज़ वगैरह मैंने आपको बताई थी कि कुछ वीडियोज़ हैं जो हो सकता है कोई कोशिश कर रहे हैं लाने की, तो हो सकता है कोई वीडियो आ जाए, या हो सकता है कोई और ऐसी चीज़ आ जाए जिसकी की वजह से कोई अदलिया के लिए प्रॉब्लम, मिसाल का कोई फिज़िकली हमला तो शायद मैं समझता हूँ कि नहीं होगा, लेकिन शायद वैसे हो सकता है कि कोई इस किस्म की कोई हरकत ये करें जिसकी वजह से आपको पता है कि एहतियात हसन साहब भी चीख पड़े, और उन्होंने भी कहा कि भाई अगर चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ ये अगर हो, ये हमारी रेड लाइन है, इनके खिलाफ अगर कोई बात होती है तो हम फिर खामोश नहीं रहेंगे। तो ये तमाम सूरत हाल जो ना ये इस जानिब इशारा करती है कि हालात जो है ना ख़राब हैं। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को, मैं पूरी वही बात करूँगा, देखिए इमरान खान साहब को मेरे लिए यही कहना है कि इमरान खान साहब थोड़ी सी जो ना इसमें तलखी कम करें। मतलब ये कहा जाता है कि वो इमरान खान साहब ने आज भी BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा है, वो कहते हैं कि भाई ठीक है वो मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनके साथ नहीं। भाई आप 2 मिनट के लिए कह दें ठीक है जी मैं रियासत की खातिर बैठने के लिए तैयार हूँ, अब बैठने के लिए आप कहने में क्या हर्ज है? मिसाल के तौर पर अभी तो आप हुकूमत में नहीं है ना, सियासत में तो हर चीज़ चलती है। मतलब आप क्या ठीक भाई रियासत की खातिर ठीक है हम देखेंगे, हमारी हुकूमत आती है तो हम बैठ के बात कर लेंगे। क्योंकि मैं आपसे जो बार बार कह रहा हूँ, अमेरिका की ख्वाहिश ये है कि ये जो इनके यहाँ पर जो एजेंट हैं, जो अमेरिकन जो एजेंट हैं यहाँ पर, ये जो 13 पार्टियाँ हैं, ये अमेरिका के फैसिलिटेटर हैं यहाँ पर, ये वेस्ट के फैसिलिटेटर हैं। और यहाँ पे इराक़ के बाद दुनिया की सबसे बड़ी एम्बेसी पाकिस्तान में खुली है। खुल के बात कोई आपको ये सिफारत मतलब आपको तजिया निगार खुल के बात नहीं करेगा, समझ गए? तो इराक़ में सबसे बड़ी एम्बेसी थी, इराक़ का आपने हाल देख लिया क्या किया। तो दूसरी बड़ी एम्बेसी यहाँ पाकिस्तान में, और यहाँ वो पाकिस्तान के 3 टुकड़े करना चाहते हैं। मैं आपको कब से, ये मैं 2010 से बात कह रहा हूँ। तो ये सारी बातें इमरान खान को पता होनी चाहिए।
और ये इतना बड़ा जो अमेरिका का एक नेक्स्ट प्लान है जो 2025 या 30 तक, वो मैं ना मानूं कि से नहीं वो कामयाब कर सकेंगे। इसीलिए इमरान खान खुद भी कहते हैं कि उनको एसिसिनेट कर दिया जाएगा। एग्जैक्टली मैं भी कहता हूं उनकी जान को खतरा है, वो खतरा इसी वजह से। तो सियासतदान का काम ये होता है कि वो सियासी तरीके से दाव पेच लगाकर इस मामले को, इस जो खतरनाक जो पुल है ना, इसको क्रॉस कर जाए। वो कहते हैं ठीक है जनाब, हम ठीक है कर लेते हैं, हम तलखी भी करने के लिए तैयार हैं, हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, जब आएगी हुकूमत तो फिर देखेंगे। क्योंकि अमेरिका बहादुर ये चाहता है कि इनके जो 13 जो प्यारे हैं, इनके खिलाफ जो ना कोई मुकदमा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि ये अमेरिका की खिदमत अंजाम देते रहे। अगर ये फंसे और इनका ट्रायल हुआ तो फिर आपको पता है कि जब जान पर बनेगी, सही मायने में छुरी आ जाएगी, तो फिर ये सारी बातें बताएंगे। तो अमेरिका की भी पोल पट्टियां खुलेंगी, बैनुल अक़वामी जो साजिशें हैं उनकी भी पोल पट्टी खुलेंगी, किस किस को किसने कत्ल कराया। आप समझते हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। असल सारी कहानी ये, कोई इस पर, क्योंकि लोगों की अप्रोच ही नहीं है इन तमाम मामला है, जो जिन मामला को मैं समझता हूँ, मतलब ये अपनी बड़ाई नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को थोड़ा सा लचक करें, ठीक है, बैठें, तलखी कम करें, बैठने से तलखी कम हो जाएगी। उसके बाद अगर खुदा ना खासी तलखी बढ़ती रहेगी तो फिर फौज तो आएगी। अब फौज को कहा गया भाई ये पॉलिटिकल रहो, तो फौज तो इससे पहले तो आपको पता है कि फौज बुला लेती थी, लोगों को बिठा देती। लेकिन अब तो एक मुसीबत ये है कि किसी ज़माने में जब हम सियासत करते थे तो फौज से छुपा छुपी अगर मुलाकात हो भी जाती थी, कहीं किसी से राब्ते होते भी थे, तो किसी को पता ही नहीं लगता था। अब तो मुसीबत ये कि एक आदमी मिल के आए नहीं कि फ़ौरन टेलीविजन पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल जाती है। एक तो हमारा मीडिया जो है बिल्कुल आज़ादी के नाम पर शुतरे बेमहार हो चुका है कि अदालत के अंदर अगर फैसला चल रहा होता है, अभी कमेंट्स हो रहे थे वो भी बाहर चलने लगते हैं। ये दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हो सकता। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ दुरुस्त करने वाली हैं। तो बहरहाल देखिए, इलेक्शन कमीशन की जो बातचीत हुई है पीटीआई के साथ, अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि अभी तक जो लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, पंजाब के इलेक्शन की बात है और एक दिन का इलेक्शन होने की बात, वो भी किसी हद तक ये दुरुस्त है और इसके ऊपर कुछ बातचीत हो रही है। उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत कामयाब हो जाए। लेकिन जो इसके अंदर जो दरारें डालने वाले हुकूमत है और जो गैर मुल्की पावर है जो इमरान को नहीं लाना चाहती, वो हो सकता है खुदा करे कि उनकी जो कोशिशें हैं वो नाकाम हो। और इमरान खान ने कह भी दिया कि दोबारा सड़कों पर आएंगे, तो पता नहीं ये उनका फैसला है, वो क्या सोच कर आ रहे हैं, क्या है। बहरहाल एक अलहदा चीज़। अच्छा, मरियम नवाज ने जनरल फैज़ की जो कोर्ट मार्शल की बात की, देखिए वहाँ भी मैं आपको बताता हूँ जनरल फैज़ की कोर्ट मार्शल की बात क्यों की। मरियम नवाज ने क्यों नहीं कहा कि बाजवा का कोर्ट मार्शल करें? इसलिए कि बाजवा द मोस्ट ओबीडियंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसने अमेरिका के कहने पर किया है और अमेरिका के कहने के ऊपर उसने मुस्लिम लीग नवाज को हुकूमत दी है। लेकिन फैज़ जो है वो नहीं चाहता था, फैज़ इसके खिलाफ था। ये मैं आपका कि ठीक है, वह इमरान खान को अलहदा वो जो उसका चक्कर था बुजदार का अलहदा चैप्टर, उसको छोड़ें आप, मैं इंटरनेशनल सिनेरियो में बात करूँ। फैज़ ये सब नहीं चाहते थे और फैज़ ने ही कोशिश की थी यहाँ से अमेरिका को, ये जो अफगानिस्तान से निकाला गया है, जो अमेरिका ने एक स्ट्रेटजी जो नाकाम हुई है, उसके अंदर फैज़ का बड़ा किरदार था। इसलिए अमेरिका फैज़ के खिलाफ है और इसलिए इनको कहा गया कि तुम फैज़ का कोर्ट मार्शल करो। आप देखें मरियम नवाज ने क्या अल्फाज कहे हैं। उसने कहा कि हम जनरल फैज़ को निशान इबरत बनाएंगे। याद करें ज़रा थोड़ा सा अपनी मेमोरी को, अगर आप थोड़ा सा पीछे लेके जाएं तो यही नवाज शरीफ और मरियम नवाज से जो कहते थे कि हम परवेज़ मुशर्रफ को निशान इबरत बनाएंगे, बना दिया ना निशान इबरत, क्योंकि पीछे अमेरिका का हाथ था, कौम पीछे हटी हुई थी। तो अब यही जो है किरदार, इसलिए जो कहा जा रहा है जनरल फैज़ को, इसलिए कि वो अमेरिकन मफादात के खिलाफ था। बाजवा के लिए कहे ना, असल तो अगर देखा जाए, अगर जो ट्रेटर था मेरे नज़दीक तो ट्रेटर बाजवा था। क्यों उसने अमेरिका की बात में उसको मना कर देना चाहिए था कि नहीं जनाब हमारी ठीक है। वो कहता है अमेरिका से कि भाई आपके कोई इख्तलाफात होंगे इमरान से, वो ठीक है बैठ के बात करें, आप रब्ता करें, बाइडन से कहें कि वो लोग भेजें, कुछ करें, लेकिन ये कैसे कि हम अपनी चलती हुई गवर्नमेंट को टॉपल कर दें। तो बुनियादी तौर पर आप देखें उसको कुछ नहीं कहा जा रहा। तो ये सारी चीज़ें आपने समझनी होंगी। दूसरी एक बात यह कि यूक्रेन के हालात जो है रशिया के बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आइंदा 1-2 दिन के अंदर क्रीमिया के ऊपर कहीं अगर हमला कर दिया इसने यूक्रेन ने, तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका ने इनको जो मांगे थे F-16 तो वो नहीं दे रहा, लेकिन उन्होंने जो हैं क्या कहते हैं रशिया के जो प्लेन हैं उनके पास AN-20 वो उनको मिसाइल लगाने के लिए कह दिया है कि वो N-29 जो उनके पास पुराने रशियन स्टाइल के जो जहाज़ हैं उसके ऊपर वो AN-29 जो है मिसाइल लगा देगा जो कि F-16 पे लगता है। अच्छा, मैंने इसकी ज़रा मालूमात की, मैंने कहा ये क्या बात है कि जो F-16 के ऊपर चीज़ लगाना चाहते हैं वो आप F-16 तो नहीं दे रहे, यहाँ लगा रहे। तो उसकी भी बड़ी अच्छी स्टोरी पता लगी। वो ये कहते हैं कि रूस के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से अगर F-16 ने वहाँ पर हमले किए रूस के ऊपर, तो F-16 जो है
वहाँ पे निशाना बनेगा। अगर वो निशाना बना तो अमेरिका की जो सबसे बड़ी F-16 की इंडस्ट्री और एक जो उसका जो धाक बैठी हुई F-16 की वो खत्म हो जाएगी। जिस तरह के राफेल का आपको पता, राफेल का बड़ा नाम था फ्रांस का, तो उनको ये डर है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इस बहाने से कि उसको मत दो, और बल्कि जो उनके पास जो पुराने हैं M29 रशिया के जो प्लेन है उनके अंदर ही वो F-16 के जो AN-20 मिसाइल लगा के वो कोशिश करे कि उसको दे दी जाए। बहरहाल अगर ये भी होता है तो इसका मतलब है वो क्रीमिया पे हमला करेगा, और रशिया ने कह दिया कि क्रीमिया मेरी रेड लाइन है, अगर क्रीमिया पे हमला हुआ तो मैं यकीन से आपको कह सकता हूं कि फिर वहां से रशिया जो है ना ये न्यूक्लियर जो है ना वो जो वहां से उसकी इसकी जवाबदेही करेगा। तो अब देखें जो 2-4 दिन के अंदर क्या सूरत हाल होती है। बहरहाल कि इसराइल और ईरान के अंदर भी हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं, और इसराइल ईरान पर हमला करने के लिए पर तोल रहा है, और जितने भी खलीज के इस्लामी ममालिक हैं उसके अंदर इस हवाले से इसराइल की जो एजेंसीज हैं उनके बड़े पैमाने पर उनकी जासूसी हो रही है, और तमाम खबरों को तमाम चीज़ों को वो इसराइल मॉनिटर कर रहा है कि किस तरीके से देखा जाए कि कौन कौन से मुल्क, अगर जब ये हालात होते हैं तो कौन कौन सा मुल्क ईरान के साथ खड़ा होगा, या पसे पर्दा कौन सा मुल्क ईरान की मदद करेगा। तो देखते जाएँ जो भी हालात है। आने वाले हफ्ता जो है इस हवाले से बे इंतहा अहम है, बैनुल अक़वामी यानी जो सूरत हाल उसके हवाले से भी, और आने वाले हफ्ते में पाकिस्तान की सूरत हाल की भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।